नमस्कार, हाय, हेलो। रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सुन रही हैं ओपन टॉक्स। और बहुत टाइम से मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे थे कि हम आयुर्वेद के बारे में खुलकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। आजकल आयुर्वेद बहुत अहम भूमिका निभा रहा है हम सबके जीवन में, तो एक बार आयुर्वेद के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि कोविड में भी आयुर्वेद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आयुष मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस आई थी उस चीज़ के लिए। तो मैंने सोचा आज आयुर्वेद के बारे में ही हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अब आयुर्वेद हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। और आज आयुर्वेद के बारे में बताने के लिए किस तरीके से हमें आयुर्वेद की चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, हमारे साथ हैं आयुर्वेद के डॉक्टर वैद्य अभय नारायण तिवारी जी। डॉक्टर, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आयुर्वेद आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और हमारे जीवन में इसका प्रवेश कैसे हुआ? जैसे देखिए, इसका नाम ही है आयुर्वेद, दो शब्दों से मिलकर बना है। आयु का मतलब होता है लाइफ और वेद का मतलब नॉलेज। तो जो लाइफ का नॉलेज जो शास्त्र देता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। सामान्य परिभाषा तो ये हो सकती है आयुर्वेद कि हमारे जीवन से संबंधित, इवन हमें पैदा होने से पहले जो साइंस शुरू हो जाता है और हमारे मृत्यु माने अंत्येष्टि क्रिया के साथ समाप्त होता है, उसमें पूरे जीवन कैसे जिया जाए, उसका दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार कैसा हो, जिसका सम्यक वर्णन जिस शास्त्र में होता है उस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। माने जीवन का विज्ञान है आयुर्वेद। अच्छा, अगर हम बात करें कि किस तरह ये हमारे जीवन में योगदान दे रहा है, आयुर्वेद की वजह से हम बहुत सारे रोगों से मुक्त भी हुए हैं, तो किस किस तरह के रोगों में आयुर्वेद की भूमिका है? देखिए, आयुर्वेद का उद्देश्य है, एम ऑफ आयुर्वेद, जो किसी भी चीज का चिकित्सा विज्ञान का एक उद्देश्य होता है, तो आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब स्वस्थ व्यक्ति आजीवन कैसे स्वस्थ बना रहे उसकी व्यवस्था करना, और अगर रोगी हो गया तो उसका उपचार। ये हमारा सेकंड पार्ट है। आयुर्वेद का पहला पार्ट है कि व्यक्ति बीमार ही न पड़े, व्यक्ति हमेशा स्वस्थ बना रहे, उसको ध्यान में रख करके ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की उत्पत्ति की। और इसकी मतलब समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद को लेकर के उत्पन्न हुए, ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारी परंपरा में कहा जाता है। और ये त्रेता युग में बेसिकली आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। हमने ये भी देखा है कि कभी कभी आयुर्वेद ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज कर देता है कि हमने सोचा भी नहीं होता कि आयुर्वेद से हमें मुक्ति मिल जाएगी इस रोग से। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा रोग है जिसका आयुर्वेद से इलाज संभव हुआ है? देखिए, जैसा आयुर्वेद क्यों अपनाना चाहिए, तो इसके बारे में हमारे आयुर्वेद शास्त्र में लिखा रहता है कि आयुष काम्यानिन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोष उपदेश विधेय परमादर, अर्थात आयु धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही चार चीज की कामना प्रत्येक प्राणी इस धरती पे करता है। तो आयुर्वेद कहता है कि चारों को प्राप्ति करने का जो साधन है, या जो व्यक्ति इसको प्राप्त करना चाहता है, उसको आयुर्वेद के उपदेशों को विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। क्यों पालन करना चाहिए? तो धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम ही मूलम उत्तमम, माने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्राप्त करने का साधन हमारा ये शरीर ही है। और अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो ये पुरुष चतुष्ट चारों में से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर की देखभाल रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। इसी को दृष्टिगत रख करके हमारे यहाँ आयुर्वेद की कल्पना की गई है। ये आयुर्वेद जो है एक अथर्ववेद का उपांग है। तो वेदों में जो आयुर्वेद की चर्चा अथर्ववेद का एक पार्ट होने की वजह से बहुत ही विधिवत इसमें जीवन शैली से संबंधित, आहार से संबंधित, बिहार से संबंधित और फिर बाद में व्याधियों से संबंधित एक समग्र साइंस है, जिसमें केवल हम स्वास्थ्य का ही चिंतन नहीं करते हैं, हम अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या, सामाजिक उत्थान, आध्यात्मिक उन्नयन सबके बारे में चर्चा करते हैं। इसका विस्तृत वर्णन हमारे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्रों में है। रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सुन रहे हैं ओपन टॉक्स और आज ओपन टॉक्स में खुलकर हम बातें कर रहे हैं आयुर्वेद को लेकर। आयुर्वेद की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो हमारे जीवन में आया, इसके बारे में बताया हमें डॉक्टर वैद्य अभय नारायण तिवारी जी ने। अब अगर हम डॉक्टर साहब से पूछें कि आयुर्वेद को हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, किस तरीके से हम अपनाएं आयुर्वेद को कि हमारा जीवन भी स्वस्थ हो जाए? देखिए, आयुर्वेद अपनाने के लिए सबसे पहला काम जो है कि हमें अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए। आज आप देखते होंगे कि सामान्यतः अधिकतर लोगों को जीवन शैली से संबंधित व्याधियां होती जा रही हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सालय खुल रहे हैं, बहुत अच्छे चिकित्सक भी आ रहे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट इत्यादि डिजीज कम नहीं हो रही है। ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जबकि हमारे चिकित्सा संस्थान और चिकित्सक रातों दिन
मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे विचार में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारी जीवन शैली मन दिनचर्या गड़बड़ हो गई है। मतलब हम समय पे उठना, समय पे जागना, शास्त्रोक्त जो वर्णन है, जो काफी परंपरा से वर्षों से चला आता रहा है, जो हजारों वर्षों का जिस पे अनुभव है और जो हमारे लिए उपयोगी है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। जैसा कि देखिए, हमारा आयुर्वेद कहता है कि जिस व्यक्ति को भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। उसमें लिखता है कि ब्रह्म मुहूर्त उत्थिष्ट जीर्णा जीर्ण निरूपयो स्वस्थो रक्षार्थ मायुष। अगर आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो आपको सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? तो उदना आदित्य रश्मिभ्य शीर्णो रोग मनि निशिता, मतलब केवल उगते हुए सूरज को अगर आप देख लेते हैं तो आपके शरीर से असंख्य बीमारियां स्वतः खत्म हो जाती है। अगर इसको आप आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखिए तो अगर एक साधारण भाषा में कंपेयर करना चाहें या वैज्ञानिक तथ्य रखना चाहें तो देखिए, जब हम उगते हुए सूरज को देखते हैं तो इसका मतलब कि हम घर से बाहर, कमरे से बाहर निकलेंगे तभी तो हमें सूर्योदय का दर्शन होगा। और जब सूर्य को दर्शन करेंगे तो ये सभी जानते हैं कि सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में ही हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। और विटामिन डी केवल हड्डियों के रोग के लिए ही आवश्यक नहीं है, उससे नाना प्रकार की व्याधियां, जैसे शारीरिक मानसिक व्याधियां, कैंसर, ज्वाइंट पेन, डिप्रेशन, तनाव इत्यादि बहुत सारी बीमारियां विटामिन डी की कमी से होती है। और विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम का भी सिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो एक विटामिन डी बहुत से रोगों को उत्पन्न कर देता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे कि उस समय उन्होंने एक संक्षिप्त भाषा में लिख दिया कि भाई उगते हुए सूरज को देखोगे तो तुम्हारे असंख्य रोग ठीक हो सकते हैं। और दूसरा एक देखिए, तो आधुनिक परिभाषा में और आयुर्वेद की परिभाषा के हिसाब से, आयुर्वेद में हम लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सत्व का काल होता है। उसी समय प्रकृति की पांचों तत्व हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, माने स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ भूमि, स्वच्छ आकाश। ये केवल ब्रह्म बेला में ही होता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, जब भी आप अपने घर से सुबह सुबह निकल के कहीं रेलवे स्टेशन या कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो उस समय का वातावरण आपको आह्लादित कर देता है, बड़ा रोमांचित करता है और बहुत ही अच्छा फील होता है। उसका रीजन क्या है कि वो सत्व का काल होता है और हम नेचर से गवर्न होते हैं। दूसरा, आधुनिक विज्ञान से मुझे ये पता चला, उसी समय हमारे शरीर में ज्यादातर प्रातः काल में कार्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है, जो वेक हार्मोन है, जो हमको जगाने में मदद करता है। और अगर हम उस समय नहीं जगते हैं, मान लीजिए, और हमारे शरीर में कार्टिसोल हार्मोन बन रहा है और उस समय हम सो रहे हैं जबरदस्ती, तो आगे चल के हमारी हमारी आदत हमें विभिन्न प्रकार के डिजीज, बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो संक्षिप्त में अगर कहूँ तो अगर हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें 100% हर हालत में सूर्योदय से पहले उगते हुए सूरज को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर वो जग रहा है और हम सो रहे हैं तो आप निश्चित मानिए हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उजाला नहीं आएगा। मैंने प्रत्यक्ष रूप से भी देखा है, जो व्यक्ति अर्ली राइजर है उसको प्रकृति बहुत कुछ देती है। उदाहरण स्वरूप आप हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, या अंबानी को देख लीजिए, या बिल गेट्स को देख लीजिए, या जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट है फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे आप अक्षय कुमार को देखिए या अमिताभ बच्चन को देखिए, जिनको भी मैंने देखेंगे कि जिसको प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है और समाज ने दिया है, वो निश्चित समझ लीजिए वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठता है और तभी उसको प्रकृति अपना प्रसाद स्वरूप विभिन्न चीजें देती है। अगर हम प्रकृति से दूर रहेंगे, हम रात को दिन, दिन को रात बनाएंगे तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम आयुर्वेद को अपना लेते हैं तो बहुत सारे रोगों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, जीवन हमारा स्वस्थ हो जाएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल भी यहाँ पर आया है कि जो लोग रात को काम करते हैं वो कैसे सुबह उठ सकते हैं? देखिए, इसमें मैं यही एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमारी कोई परंपरा गलत है तो हम उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, समय आपके पास भी 24 घंटे है। मैं विशेषकर छात्रों की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग देखिए कि वो लोग रात को 12-1 बजे तक पढ़ते हैं, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि पे काम करते रहते हैं और सुबह देर तक उठते हैं। समय तो आपके पास 24 घंटा ही है। इसी काम को अगर आप 10 बजे रात को सो जाइए और सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ जाइए तो आपको टाइम तो उतना ही मिलेगा और आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब नहीं होगा, जिसको हम लोग आयुर्वेदिक घड़ी कहते हैं। एक और आप इसको आयुर्वेद की भाषा में समझना चाहेंगे तो देखिए, प्रातः काल होता है 6 बजे से 10 बजे तक का, वो कफ का काल होता है। उस समय हमारे शरीर में कफ दोष ज्यादा बना रहता है, इसीलिए सुबह उठते हैं तो हर व्यक्ति को देखते हो कि थोड़ी सी जुकाम, खांसी, गला भारीपन, चलने में थोड़ा सा अकड़न, यानी स्टिफनेस रहता है, कफ के प्रभाव से रहता है। उसी तरह से 10 से 2 पित्त का काल है, उस समय पित्त से संबंधित चीजें हमको होती हैं। फिर शाम को 2 से 6 वात का काल है, तो हमारे शरीर में देखिए वात का गुण ही है दर्द वेदना,
जहाँ भी होगा चिड़चिड़ापन, ये सब वात की वृद्धि से होता है। तो शाम को देखते होंगे कि शाम आते आते सुबह जो शरीर अकड़ा रहता है, शाम को आते आते सिर में दर्द, भारीपन, थकावट इत्यादि होने लगता है। फिर 6 से 10 हमारा कफ का काल है। यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए अब हमारा मॉडर्न साइंस भी कहने लगा है कि आपका भोजन जो है वो शाम का भोजन जल्दी होना चाहिए, रात को जल्दी कर लेना चाहिए। हमारा आयुर्वेद भी यही कहता है शुरू से कि याम मध्यम न भुक्तव्यम याम युग्मम न लंघेत। याम का मतलब होता है प्रहर। प्रहर के बीच में दोबारा नहीं खाना चाहिए और 2 प्रहर से ज्यादा खाली पेट नहीं रहना चाहिए। प्रहर का मतलब हुआ टोटल 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, मतलब 3 घंटे के बीच में हमें दोबारा नहीं खाना चाहिए और 6 घंटे से ज्यादा हमें खाली पेट नहीं रहना चाहिए। रात्रि का प्रहर शाम काल से ही शुरू हो जाएगा। किसी भी प्राणी को शारीरिक मतलब भोजन निषेध है। आप देखिए प्रकृति में विचरण करने वाले जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सब हैं जिनको हम अविवेकशील मानते हैं, वो कोई रात्रि में भोजन नहीं करता मनुष्य के अलावा। तो हमें इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जब हम भोजन करते हैं उसके 1.5 घंटे के बाद हमारे शरीर में एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनता है और आयुर्वेद के हिसाब से क्लेदक कफ बनता है जो हमें निद्रा लाता है, क्योंकि कफ का गुण है तंद्रा निद्रा जमाई। तो अगर हम खाना लेट खाएंगे तो हमारा कफ शरीर में लेट बनेगा और लेट बनेगा तो हमको उतनी ही लेट निद्रा आएगी। और निद्रा अगर सही नहीं होगी तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल सेक्सुअल इंडल्ज से मतलब नहीं है, आपकी पूरी दिनचर्या से मतलब है। ब्रह्मचर्य का मतलब सात्विक चर्या, उससे मतलब है। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य तीनों का ध्यान जब ठीक से रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। मतलब अगर हम सात्विक भोजन और अच्छी दिनचर्या को अपना लेते हैं तो रोगों से दूर रहेंगे। आयुर्वेद यही कहता है कि पथ्ये सति गदारतस्य किम औषधि निसेवणे और पथ्ये असति गदारतस्य किम औषधि निसेवणे। अगर पथ्य माने उचित आहार विहार से रहेंगे तो आपको दवा की क्या जरूरत है, और अगर उचित विहार आहार से नहीं रहेंगे तो दवा आपकी क्या कर लेगी। तो आयुर्वेद का बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आहार ही औषधि है। डाइट इज सुपर मेडिसिन, महा औषधि है आहार। तो अगर आप आहार को ठीक से व्यवस्थित कर लेते हैं तो आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड के पैंडेमिक से हम गुजर चुके हैं, बहुत ही बुरा दौर था वो हम सबके लिए। हर कोई बस चाह रहा था कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी वजह से हम कोविड से बच सकें। तो आयुर्वेद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लोगों ने काढ़ा बनाकर पिया था ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उनकी स्ट्रांग हो जाए और लड़ने की जो शक्ति है उनके अंदर से वो बढ़ जाए। और आयुष मंत्रालय ने भी आयुर्वेद को अपनाया था और एक रेमेडी हमें बताई थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि स्वास्थ्य संरक्षण आयुर्वेद से बहुत अच्छा हो सकता है। तो कोरोना काल में जैसे कि ये कफज व्याधि थी, कफ के रूप में आता था जैसे, और उसके बाद फिर ज्वर इत्यादि हो जाता था। तो कफ का शमन के लिए जैसे हम बताया ना आपको कि प्रातः काल जो समय होता है वो कफ का होता है। तो कफ को दूर करने के लिए हमारे यहाँ क्या है कि कटु तिक्त कषाय रस माने कड़ुआ तीखा कसैला रस का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए आप देखे होंगे कि कोरोना काल में काढ़े का खूब प्रयोग हुआ। लेकिन काढ़ा पीने का भी एक समय होता है कि कब काढ़ा कितना पिएंगे, क्योंकि ये कटु तिक्त कषाय रस है। जब इसको ज्यादा सेवन कर लेंगे तो आपके शरीर में मधुर अम्ल लवण रस कम हो जाएगा। अत्यधिक सेवन करने से गर्मी पैदा कर लेगा। तो इस तरीके से आयुर्वेद आहार के रूप में मॉडिफाई करके, और मुझे तो जो संज्ञान में आया कि जो लोग आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ आयुर्वेद के औषधियों का या जीवनचर्या का, योग व्यायाम प्राणायाम इत्यादि का अगर सम्यक प्रयोग किए हैं तो बहुत जल्दी स्वस्थ हुए हैं। सम्यक प्रयोग बहुत जरूरी था। और आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी रसायन औषधियां हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती हैं। उनका प्रयोग करके हम लोगों ने अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखा, जिसके वजह से हमारे देश में सफलता ज्यादा मिली। और ओमिक्रॉन जो अभी ये वेरिएंट आया है, इसमें भी देखेंगे कि हमारे देश में कोई ऐसा उत्पात नहीं मचाया। हम लोग सुगमता पूर्वक इसको पा गए। दूसरे फेज में जरूर हमें तबाही मची। तो एक चूंकि आयुर्वेद का चिकित्सक होने के नाते मुझे लगता है कि दूसरे फेज में आप भी देखिए, हम अचानक इतनी सारी चीजें हुई कि उसमें हम लोग आयुर्वेद की तरफ जा नहीं पाए। पहले फेज में तो हर घर में काढ़ा ओढ़ा खूब सब लोगों ने प्रयोग किया, और दूसरे फेज इतना अचानक और इतना रैपिडली फैला तेजी से कि उसमें हमारा विचार इधर तक गया ही नहीं। तब तक हम रोगग्रस्त हो गए, और इतने भयानक रूप से रोगग्रस्त हो गए कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अलावा उस समय फिर हमारे पास कोई और चारा नहीं था। डॉक्टर साहब, सवाल आता है यहाँ पर कि शुगर, या हम जिसको कहते हैं डायबिटीज, ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत सारे लोगों को हो रही है, किसी भी उम्र के लोगों को हो जाती है। तो इसमें आयुर्वेद की क्या भूमिका है? देखिए, डायबिटीज को आयुर्वेद याप्य रोग मानता है। याप्य का मतलब वो व्याधि जो उचित आहार विहार और औषधि सेवन से साम्य अवस्था में रहेगी, और इसमें से किसी का भी अतिक्रमण करेंगे तो ये पुनः प्रकोपावस्था में आ जाएगी। तो ये जीवन शैली से संबंधित व्याधियां है। तो
तो इसके लिए जो सबसे पहला चीज मैं बताता हूँ या मैं अपने अनुभव के आधार पे कहना चाहूंगा कि हमें अपने डाइट को बहुत ही संतुलित रखना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से जैसे डाइट होता है कि आयुर्वेद कहता है कि हमारा प्रत्येक भोजन षड्रस युक्त होना चाहिए, माने मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रस हमारे प्रत्येक भोजन में होना चाहिए। हम आजकल क्या करते हैं, अपनी अज्ञानता के वश हम मधुर, अम्ल, लवण रस का प्रयोग तो प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन कटु, तिक्त, कषाय रस हमारे भोजन में नहीं है। हाँ, कड़ुआ, तीखा, कसैला। अब देखिए ऐसा है कि अगर हम शरीर में मान लीजिए प्रतिदिन केवल मधुर, अम्ल, लवण रस का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो मधुर रस माने मीठा खाने से हमारे शरीर में मधुर का भाग बढ़ जाएगा, लवण खाने से लवण बढ़ेगा, एसिडिक अम्ल खाने से अम्ल की चीजें बढ़ेंगी, तो इससे संबंधित व्याधियां या उसका प्रभाव हमारे शरीर में दिखेगा। इसको न्यूट्रलाइज करने वाला कड़ुआ, तीखा, कसैला रस भी अगर हमारे प्रत्येक भोजन में रहेगा तो वो इसको बैलेंस कर देगा, तो हमें व्याधि ही उत्पन्न नहीं होगी। हमको रूट कॉज समझने की जरूरत है कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो हमारा आहार जो है यहाँ पे असंयमित है, तो आयुर्वेद के नियम को हमको विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के द्वारा थाउजेंड्स ऑफ ईयर पे एक्सपीरियंस्ड है और ये अथर्ववेद का एक पार्ट है। जब हम, मेरा तो ये कहना है, जब हम न्यूटन के लॉ, गैलीलियो के सिद्धांत इत्यादि इत्यादि को मान लेते हैं जो अभी 200-300 साल पहले आए हैं, तो जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है जो 5000 साल पहले से लिखा हुआ है और वो परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, तो इसका मतलब उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, तो हम उसको मानने में क्या बुराई है। तो मुझे लगता है कि इसको बात को अगर संक्षिप्त में कहें तो हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमारा प्रत्येक आहार षड्रस युक्त हो। जैसे हम मधुर, अम्ल, लवण रस भी खा रहे हैं तो हम कड़ुआ, तीखा, कसैला भी खाएं, 6 चीजें। फिर उसके बाद आयुर्वेद कहता है कि 6 प्रकार के भोजन भी हमें रोज करने चाहिए। वो भोज्य, भक्ष्य, चव्य, चूष्य, लेह, पेय। भोज्य का मतलब आप साधारण भाषा में समझिए कि रोटी, हमें रोटी भी खाना चाहिए, हमें दाल भात भी खाना चाहिए। भक्ष्य, चूष्य माने हमें प्रत्येक दिन ऐसा भी आहार खाना चाहिए जिसको हम चूसें, क्योंकि चूसेंगे तो हमारा सलाइवा का सिक्रेशन ज्यादा होगा, और जब सलाइवा का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो भोजन का पाचन ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद लेह, लेह का मतलब चटनी, यही सबसे मजेदार बात है। अगर हम पारंपरिक चटनी प्रत्येक दिन अपने घर में प्रयोग करते हैं तो हमारा भोजन षड्रस हो जाता है। अगर पारंपरिक चटनी जो अपने घर में बनती है, धनिया, पुदीना, करौंदा, आंवला, किसी भी चटनी को ले लीजिए जो किसी भी क्षेत्र में परंपरा से बनती आई, सारी चटनी हमारी कटु, तिक्त, कषाय रस होती है। यहाँ पे मैं अचार और केचप की बात नहीं करूंगा, लेकिन पारंपरिक चटनियां जिसके घर में रोज, जिसको हम लोग हरी चटनी के नाम से जानते हैं, चाहे वो धनिया का हो, पुदीना का हो, आंवला का हो, करौंदा का हो, जिस भी चीज की चटनी देख लीजिए, सौंठ की चटनी, लहसुन की चटनी, ये सब कटु, तिक्त, कषाय रस होता है। भोजन में बताया भोज्य, भक्ष्य, चव्य, चूष्य, लेह। लेह का माने चटनी और पेय माने प्राकृतिक पेय पदार्थ। प्रकृति से जो पेय पदार्थ मिलते हैं हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए, हम अपनी गाड़ी में, अगर हमारी गाड़ी डीजल की है तो उसमें हम पेट्रोल और केरोसिन नहीं डालते हैं। पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें भी हम कुछ नहीं डालते हैं। गाड़ी अगर कहीं खराब हो जाती है, स्टेपनी पंचर हो जाती है, हम उसको वहीं खड़ी कर देते हैं। लेकिन हम शरीर में ऐसा क्यों करते हैं कि जो हमें, मान लीजिए अभी हमें पानी की भी बात करनी चाहिए, हम पानी बहुत कम पीते हैं और पानी कम पीने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो मेरा तो एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है युवा पीढ़ी को कि आप अपना डाइट ठीक कर लें और पानी ठीक कर लें। अगर रात्रि को किसी कारण बस आप नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दी सोने का कोशिश करिए, प्रयास करिए, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर हम बात करें जो लोग काम की वजह से मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनको भी मेरे ख्याल से अब कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। वैसे तो उनके साथ मजबूरी है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। देखिए, एक साथ चीजें नहीं बदल सकते। हम सीधे आहार और जल पे आते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर का 70% हिस्सा, लगभग 70% पानी का वाटर कंटेंट है। हम अगर आपसे वार्ता भी कर रहे हैं तो अभी हमारे शरीर में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, चयापचयी क्रियाएं चल रही हैं। लीवर काम कर रहा है, गुर्दा काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है। तो इनके फलस्वरूप कुछ उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, जिनको शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और ये बाहर कैसे निकलेंगे? जो हमारे उत्सर्जी अंग हैं, जैसे मल, मूत्र, पसीना, इसी तीनों के माध्यम से निकलेंगे। और अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारे शरीर में ये कॉन्सेंट्रेट होंगे। हल्का पीलापन पेशाब होने का मतलब ये शरीर आपको इंडिकेशन दे रहा है, अलार्म दे रहा है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है। जितना शरीर को जल चाहिए उतना जल मिल नहीं रहा है। तो अगर इतना जल मिल नहीं रहा है तो चूंकि मैं यहीं पे फिर कह रहा हूँ कि गाड़ी में इंडिकेशन आ जाता है कि आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आप तुरंत तेल डलवा लेते हैं, आप ओवरऑल उसको नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारा रोज का पेशाब हल्का पीला हो रहा है तो हम पानी ज्यादा क्यों नहीं पी लेते हैं? अगर हमारा पेशाब ही ठीक होने लगेगा तो देखिए, जितने वेस्ट प्रोडक्ट है, आजकल कोलेस्ट्रॉल, पथरी की समस्या बहुत ज्यादा क्यों हो रही है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, ओबेसिटी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग पानी ही नहीं पी रहे।
देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्येक दिन मेरी समझ के हिसाब से 1.5 लीटर पेशाब करना चाहिए, 1.25 से 1.5 लीटर, और उसका 3 गुना जल पीना चाहिए। माने हमें कम से कम 3 से 4 लीटर तो मिनिमम वाटर का इंटेक होना चाहिए पर डे। आप देखिए, आप अगर ईमानदारी से बताइए, गिन लीजिए, तो आप, मुझे लगता है कि 10 से 12 गिलास भी पानी पर डे नहीं पीते होंगे। आप जोड़ लीजिए कि सुबह से अभी तक आपने कितने गिलास पानी पिया। हम लोग पानी कम पीते हैं जी, बिल्कुल। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन पीना है, क्योंकि अगर हम इतना पानी नहीं पिएंगे तो हमारा शरीर रिहाइड्रेट नहीं होगा, और रिहाइड्रेट नहीं होगा तो फिर जब गुर्दे की बीमारी हो जाएगी तो हम फिर गुर्दे के डॉक्टर को ढूंढेंगे, फिर हम सरकार पे ब्लेम डालेंगे कि डायलिसिस की मशीन नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है। देखिए, हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आपके अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं करनी है। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर स्वास्थ्य रक्षा करना चिकित्सक का कार्य है। ये चिकित्सक का कार्य नहीं है। मम स्वभाव आरोग्यम अधिकारम कर्तव्यम च, ये आपका स्वभाव, कर्तव्य और अधिकार है कि आप अपने स्वास्थ्य की चिंता खुद करिए, और इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है सर। आहार ठीक कर लीजिए, पानी पीना ठीक कर लीजिए, रात्रिचर्या कोशिश करिए सुधारने का। नहीं सुधर रहा है, प्रयास करेंगे, धीरे धीरे सुधर जाएगा। लेकिन अगर सम्यक जल और भोजन ही ठीक कर लेंगे ना, तो हम 90% बीमारियों से बच जाएंगे। और दिनचर्या आप स्वयं ठीक कर सकते हैं, कोई चिकित्सक नहीं ठीक कर सकता, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आप किसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं। समस्या ये है कि हम अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ अपने मित्रों से कि अभी देखिए, गर्मी का दिन आने लगा, या अपनी गाड़ियों का हम 15,000-12,000 किलोमीटर पे सर्विसिंग करा लेते हैं। हम जब से पैदा हुए हमारी नेत्र देखती रहती है, हार्ट काम कर रहा है, गुर्दा काम कर रहा है। क्या हम इसके इंटरनल ऑर्गन को सर्विसिंग के लिए हमें नहीं सोचनी चाहिए कि ये एक हृदय एक ऐसा मशीन है जो हमारे पैदा होने से पहले धड़कना शुरू हो गया सर, और जिस दिन इसकी धड़कन बंद हो जाएगी, कोई इंजीनियर और डॉक्टर इसको दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसकी सर्विसिंग की भी तो व्यवस्था करनी चाहिए ना। इसकी सर्विसिंग कैसे होगी? आहार से होगी, पॉजिटिव थॉट से होगी, अच्छे विचार से होगी, इत्यादि चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। उसका हमको अनुपालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे, ऐसा मुझे लगता है, और मुझे उन पे गर्व होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि किस तरह का आहार दैनिक जीवन में लोगों को लेना चाहिए, जैसे आपने कहा कि अगर हम आहार को भी फॉलो कर लें आयुर्वेद के, और इसकी वजह से इतना करने से ही बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिलेगा, तो किस तरह का आहार दैनिक जीवन में लेना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें? आहार का मतलब केवल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल से ही संबंधित नहीं है। हर आहार का अपना एक गुण होता है, अपना एक प्रभाव होता है। जैसे देखिए, सामान्य भाषा में अगर समझिए तो आहार, 2 विपरीत स्वभाव वाले आहार को हम एक साथ ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे हम अभी क्या करते हैं कि हम खाना तो गर्म खाते हैं, पानी ठंडा पीते हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये विरुद्ध आहार है। जब आपको गर्म खाना अच्छा लगता है तो ठंडा पानी क्यों पीते हैं? ये विरुद्ध आहार हो गया। हम आइसक्रीम खाते हैं, गुलाब जामुन गर्म पे आइसक्रीम रख के, ये गड़बड़ है। खाने के साथ हम सलाद का प्रयोग करते हैं, ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आयुर्वेद के हिसाब से आता है। आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपको सलाद खाना है तो आप भोजन से 1 घंटा पहले पूरा ही सलाद खा लीजिए। पक को अपक को, माने पका हुआ भोजन और कच्चा भोजन एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हार्मोन, जो एंजाइम्स जो हमें स्रावित करने के लिए जो हमारे मन से निकलते हैं प्राकृतिक रूप से, जो स्रावी ग्रंथियों के द्वारा या जो एंजाइम्स वगैरह बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं, वो हमारा शरीर कंफ्यूज्ड हो जाता है कि अभी हम इसको कौन सा रस भेजे जिससे हम पचाने की मदद करे, तो हमारी आधी व्याधि में कन्वर्ट हो जाती है। तो आयुर्वेद इन सब चीजों पे बहुत फोकस करता है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे 2 अलग अलग पदार्थ एक साथ तो पुष्टिकारक हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन उनको एक साथ मिला दीजिए तो घातक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे दूध और मछली, दोनों खाइए तो बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू है, या दूध और साग ले लीजिए, या दूध या खट्टे फलों का रस ले लीजिए, लेकिन दोनों को जब एक साथ खाएंगे तो आपको नुकसान कर देगा, माने उसका संयोग है वो मारक हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम विरुद्ध आहार, विरुद्ध संयोग वाली चीजों को एक साथ ना खाएं। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर आयुर्वेद को लेकर करी हैं, लेकिन जाने से पहले एक मैसेज जो सुनने वाले हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस केवल यही निवेदन करेंगे कि हम अगर अति संक्षिप्त में तो कुछ नहीं, तो हम अपने आहार पे ध्यान केंद्रित करें। कुछ नहीं अगर कर सकते हैं तो हम प्रतिदिन का आहार अपना षड्रस युक्त कर दें। जैसे हम मधुर, अम्ल, लवण तो खाते ही खाते हैं, ये भी सुनिश्चित कर लें कि हमें कड़वा, तीखा, कसैला भी आहार में किसी न किसी रूप में मिले। प्रत्येक दिन हम कम से कम 3 से 4 लीटर जल का सेवन अवश्य करें, ये समझ के करें कि ये हमारे लिए औषधि है। हम क्या करते हैं, समाज में बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, पेशाब जाना पड़ेगा, इसको हम रोकते हैं। ये अधारणीय वेग है। मल, मूत्र, पसीना को हमको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको रोक के ही हम नाना प्रकार की व्याधियों से संक्रमित होती हैं। ज्यादातर हमारी महिलाएं
जो है समाज में बार बार बाथरूम जाना, या उनके लिए अभी पब्लिक स्थान पे टॉयलेट की सुविधा नहीं है तो पानी कम पीती है। ऐसा नहीं करना है। पानी कम पीते हैं तो हमें, इसीलिए देखिए हमको लगता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से, कि लेस वाटर इनटेक की वजह से हमको बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो मैं फिर से खत्म करना चाहूंगा अब यहीं पे अपनी वाणी को, कि आप आहार षड्रस युक्त करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, अपने घर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करें कि सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक हम इसको सही नहीं साइकिल अपनाएंगे, आप निश्चित मानिए हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। कि स्वस्थ रहने के लिए हमको नेचर के साथ चलना है। दिन को रात, रात को दिन नहीं बना सकते आप, और अगर आप ऐसा बनाएंगे तो आप निश्चित मानिए एक अवधि काल खंड में प्रकृति आपको धीरे धीरे आपसे सारी शक्ति छीनते चली जाएगी, क्योंकि प्रकृति को चैलेंज करके हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। प्रकृति के साथ हमको सामंजस्य बैठाना है। बायोलॉजिकल क्लॉक को चैलेंज मत करिए, समय 24 घंटे ही है, उसी को व्यवस्थित करिए। जो देर रात्रि तक अध्ययन करते हैं, कोशिश करिए कि हम 10 बजे तक सो जाएं। तो एक मूल मंत्र कि अपना आहार जो है उसको अच्छा करिए, पानी जितना ज्यादा पी सकते हैं उतना ज्यादा पानी पीजिए। बिल्कुल भी कहीं भी ये मत सोचिए कि आज कम पानी पी लिया तो कोई बात नहीं। रोज आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। एक स्वस्थ शरीर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपना दैनिक जीवन के आहार पर भी ध्यान दीजिएगा। जो डॉक्टर साहब ने बताया है उन चीज़ों को फॉलो करिएगा, अपनी दिनचर्या अच्छी करिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर, और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।